हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, यह एनसीईआरटी बेस्ड में क्लास 7 का चैप्टर है ऊष्मा। ऊष्मा को हीट भी कहा जाता है। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में देखते हैं। साइंस का जो चैप्टर है एनसीईआरटी, यह हर एग्जाम में जनरल साइंस में, चाहे आरएस हो, आईएएस हो, या हम जनरल साइंस का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उनमें यह महत्वपूर्ण होता है। और जैसे एनएनएमएस के एग्ज़ाम हैं उनमें भी तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि 7th और 8th में से साइंस में हर पार्ट में एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी वस्तु की उष्णता या गर्मी का माप ताप से किया जाता है। यानी कोई वस्तु को हम छूते हैं तो ये गर्म है या ठंडी है, इसका मापन किससे किया जाता है? ताप से किया जाता है। और यह भी ध्यान रखें, तापमान का मूल मात्रक, ये तापमान है, ये मूल राशियां हैं, मूल राशि है। यानी वे राशि जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं रहती है उन्हें मूल राशि कहा जाता है। और इसका एसआई में मात्रक केल्विन होता है, केल्विन होता है, ये ध्यान रखें। तापमान एक मूल राशि है जिसका मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। थर्मामीटर से, यानी तापमापी वह उपकरण है जिससे ताप मापा जाता है। थर्मामीटर से क्या मापते हैं? तापमान को मापा जाता है। नेक्स्ट है बोरोमीटर। बोरोमीटर से कुछ ऐसे उपकरण जिनसे हम उनको यूज करते हैं मापने के लिए। बोरोमीटर से दाब मापते हैं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी मापते हैं, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं यानी डीप ऑफ ओशियन नापते हैं, और बैरोमीटर से प्रेशर मापते हैं। रक्तचाप है स्पाइग्मोमेनोमीटर, जिसे रक्तचाप मापी भी हिंदी में कहते हैं। इसे रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापा जाता है। और यह प्रश्न जनरल साइंस में बहुत बार आता है कि बोरोमीटर में कभी में गिरावट हो जाती है या इसके अंदर धीरे धीरे गिरावट होती है या इसका लेवल ऊंचा चला जाता है, तो क्या होता है चलिए समझते हैं। बोरोमीटर में अत्यधिक तेजी से कमी आती है तो इसका मतलब है आंधी तूफान आने वाले हैं। धीरे धीरे कमी आ रही है, इसका मतलब वर्षा होगी। पैमाने में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब मौसम साफ रहेगा। यदि बोरोमीटर में पाठ्यांक क्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब मौसम साफ रहेगा। अचानक कमी आ जाती है, इसका मतलब आंधी तूफान आएगा। और इसका लेवल धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, इसका मतलब वर्षा होगी। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक में। ये हमने खुद अपनी हेड राइटिंग से मेहनत से नोट्स बनाई हैं जिससे बच्चों को फ़ायदा हो। तो आपको हेड राइटिंग कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि जब आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो सफलता ही शोर मचाती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तापमान। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और यह नॉर्मल है, जो 7th की किताब में लिखा हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस यानी 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक्चुअल में यदि हम देखें तो 37 ± 2 डिग्री सेल्सियस भी होता है, यह भी ध्यान रखें। क्योंकि सर्दियों में जो है थोड़ा तापमान कम हो जाता है और गर्मियों में थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो 35 से 39 के बीच में इसकी रेंज रहती है, ये ध्यान रखें। तो और औसतन जो तापमान मापा जाता है वो है 37 डिग्री। तो यदि ऑप्शन में आ जाए कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो यहाँ हम कह सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। यदि 37 डिग्री विकल्प नहीं है और 36 है तो ये 36 भी माना जाएगा। अब देखिए ताप का मापन है प्रिय विद्यार्थियों, 2 प्रकार से करते हैं। एक डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, आपने देखा होगा इस प्रकार का एक थर्मामीटर होता है। और जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहता है मुंह खोलिए, मुंह के अंदर इस थर्मामीटर को डाल के तापमान मापते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। यह लंबी, बारीक और एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है और बल्ब में पारा भरा होता है। पारा का संकेत होता है Hg
और इसे मरकरी भी कहा जाता है, मरकरी भी कहते हैं। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी लिक्विड फेज में पाई जाती है, और यह विद्युत की कुचालक भी होती है। ध्यान रखें, पीबी और एचजी दो ही ऐसी धातु हैं जो विद्युत की कुचालक हैं, लेड और पारा। और एकमात्र धातु हैं पारा जो विद्युत की कुचालक हैं, और एकमात्र अधातु हैं, यानी एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो पारा है, और एकमात्र अधातु नॉन मेटल जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो है ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन, जिसे द्रव ब्रोमीन कहते हैं। तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, इसके अंदर हम कह सकते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर में, और तापमान की जो प्रास है वो महत्वपूर्ण है, 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस, यानी 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस इसके तापमान की प्राश होती है डॉक्टरी थर्मामीटर में। प्रयोगशाला तापमापी के ताप की प्रास की रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, यानी जो हम प्रयोगशाला में तापमान मापते हैं, मौसम के बारे में जानकारी देते हैं, तो उसका तापमान की प्राश होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। यह ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट है पदार्थ। जो हम कहें कि चालक पदार्थ क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, एक अर्धचालक भी होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं चालक पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें से ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर कोई लो का गेट है और आपका हाथ यहाँ स्पर्श हो गया, और मान लीजिए यहाँ पर कोई बिजली का तार छू रहा है, तो यह करंट आपको भी लगेगा, क्योंकि विद्युत का प्रवाह ऐसे होता है। तो वे पदार्थ जिनमें से ऊष्मा का प्रवाह आसानी से होता है उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। फिर हम कह सकते हैं चालक पदार्थ में क्या क्या आते हैं। चालक पदार्थ में धातु आती है, लवण, अम्ल और क्षार के विलयन आते हैं। कुचालक पदार्थ ऊष्मारोधी भी कहते हैं, इन्हें ऊष्मारोधी भी कहा जाता है। वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें कुचालक पदार्थ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको एक ध्यान रखना है, जैसे ये लकड़ी है और यहाँ पे कोई बिजली का तार लगा हुआ है, आप यहाँ छूते हैं तो आपको करंट नहीं आएगा, क्योंकि ये लकड़ी इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देती। तो आप ऐसे बताइए जिनमें यानी जो विद्युत धारा के प्रवाह को नहीं छूने देते हैं, तो विकल्प आपके सामने आ गए हैं। लकड़ी होती है, और हम कह सकते हैं प्लास्टिक है, रबड़ है, ये ऊष्मारोधी हैं। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, चालक पदार्थ जो धातु होते हैं उनका यदि ताप बढ़ाते हैं तो चालकता में कमी आती है। धातुओं का ताप बढ़ाने पर चालकता में कमी आती है। एक होते हैं प्यारे बच्चों अर्धचालक। क्या होते हैं? अर्धचालक। अर्धचालक यानी अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो सामान्यतया विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे ये विद्युत के कुचालक होंगे। लेकिन जैसे ही इनका तापमान बढ़ाया जाएगा तो इनकी चालकता बढ़ती है। यह ध्यान रखें, यानी चालकता बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है, लेकिन धातुओं की चालकता में कमी आती है। फिर नेक्स्ट है चालक, यह अभी हमने देखा। अब देखिए ऊष्मा का प्रवाह 3 प्रकार से होता है। चलिए इसको हम समझते हैं। ऊष्मा का प्रवाह 3 प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है? एक तो होता है संवहन, एक होता है विकिरण, और एक होता है चालन द्वारा। चालन, चलिए इनको समझते हैं। ध्यान रखें, संवहन, विकिरण और चालन, यानी इन 3 द्वारा क्या होता है? ऊष्मा का प्रवाह होता है। अब कैसे होगा? मान लीजिए यह आपके पास में किसी पदार्थ के कण हैं, पदार्थ के कण हैं, अवयवी कण हैं। और ध्यान रखें पदार्थ में 3 प्रकार के अवयवी कण पाए जाते हैं, परमाणु, अणु या आयन। कोई भी पदार्थ हो उनमें 3 ही प्रकार के अवयवी कण होंगे, या तो परमाणु होंगे, या अणु होंगे, या आयन होंगे। तो यह आपके पास अवयवी कण है। जब आप इसे गर्म करते हैं तो एक कंडीशन तो यह होती है, ये पदार्थ क्या करेगा? इसको ऊष्मा देगा, और ये इसको ऊष्मा देगा,
यह गर्म होने पर ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको, ऐसे। जैसे आप बस में बैठे हैं और यहाँ पर ये सवारी बैठी है, और मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और आप इसको कहना चाहते हैं, आप कहेंगे भाई साहब इसको कहिए, इधर देखना, कहेंगे क्या, आप कहेंगे आगे वाले को कहना, ये इसके हाथ लगाएगा, ये इसके लगाएगा, पीछे देखेगा, आप कहेंगे और भाई क्या हाल चाल है, ये कहेगा ठीक है। तो समझ गए ना। तो हम पहला तो ये होता है जब उष्मा के यानी उष्मा में अवयवी कण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, यह अवयवी कण अपने पास वाले कण को उष्मा का क्या कर देता है, रूपांतरण कर देता है, और इस प्रकार का क्रम चलता रहता है। तो यह कहलाता है चालन, चालन कहलाता है। और यह चालन उष्मा का प्रवाह किस में होता है, यानी हम कहें ठोस पदार्थ में। ठोस पदार्थ में क्या होते हैं कि अवयवी कण इतने नज़दीक नज़दीक होते हैं कि यह न तो एक दूसरे के पास जा सकते हैं, न एक दूसरे के दूर जा सकते हैं, बस अपने ही स्थान पर क्या करते हैं, दोलन गति करते हैं। अवयवी कणों में कौन सी गति पाई जाती है, दोलन गति, यानी ये ऊपर नीचे हैं वो गति कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी बस में भीड़ जब ठसाठस बढ़ी हुई होती है तो सवारी न तो आगे जा सकता है न पीछे जा सकता है। जब उसके किसी प्रकार का कोई दर्द होता है वो थोड़ा ऊपर होता है या नीचे होता है, बस अपनी तसल्ली दे देता है। वैसा ही ठोस में होता है। तो ठोस में बेचारा अवयवी कण इतना पास पास रहेगा तो वो अपनी ऊर्जा को लेकर दूसरे कण के पास में नहीं जाएगा। ये क्या करेगा, अपने पास वाले कण को ऊर्जा का ट्रांसफर कर देगा। तो हम समझ गए होंगे ठोस पदार्थ में ऊष्मा का प्रवाह चालन द्वारा होता है। चलिए देखते हैं सहवन। सहवन में क्या होता है कि यह इस प्रकार के अवयवी कण हैं, तो ये कण क्या करेगा, इसके पास में ले जाके ऊष्मा ले जाएगा। यानी एक कण, जब कोई अवयवी कण ऊष्मा को दूसरे कण के पास में ले जाता है, ले जाकर देता है, तो यह सहवन कहलाता है। और यह तभी होगा जब अवयवी कण क्या करेगा, गति करेगा। तो हम कहते हैं विसरण का गुण, मुख्यतया विसरण का जो गुण होता है प्यारे बच्चों, वो गैस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, और फिर हमें पता है ठोस यानी द्रव में पाया जाता है। और सबसे कम यदि हम कहीं ठोस में विसरण का गुण नहीं होता है, यानी न के बराबर होता है, 0.01% होता है। तो सबसे ज़्यादा विसरण का कण गैस में, फिर द्रव में होता है। विसरण का मतलब होता है कणों की गति। तो चलिए यहाँ पर क्या होता है, सहवन। सहवन में आपने कभी देखा होगा पानी को जब आप गर्म करते हैं तो क्या होता है कि जब ये पानी गर्म हो जाता है तो ये कण ऊपर चला जाता है गर्म होके, फिर उसकी जगह ठंडा कण आता है, फिर यह भी गर्म होके चला जाता है, फिर यहाँ पर दूसरा कण आ जाता है। इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। तो सहवन द्वारा क्या होता है, ये द्रव व गैसों में इस प्रकार का क्या होता है, यानी ऊष्मा का प्रवाह होता है। फिर आता है विकिरण द्वारा। देखिए विकिरण द्वारा ऊष्मा का प्रवाह, विकिरण द्वारा मतलब होता है ये तरंगे, अदृश्य तरंगे चलती है, ये हमें दिखाई नहीं देती है। तो यानी ऊष्मा का प्रवाह में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा ऊष्मा का प्रवाह जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो विकिरण द्वारा होता है। जैसे आपको कहे एक हीटर जल रहा है और इसके पास में आप खड़े हैं, आपको ऊष्मा प्राप्त हो रही है, बताओ ये ऊष्मा किस रूप में प्राप्त हो रही है। तो आप कहेंगे देखिए इसकी गरम गरम विकिरणें आपके पास में आ रही हैं, तो यह हो रहा है, यानी किसके द्वारा हो रहा है, हम कहेंगे यह जो है विकिरण के द्वारा हो रहा है ऊष्मा का प्रवाह। और आपको कहे सूर्य का जो प्रकाश आपके पास में पहुंचता है वो किसके द्वारा पहुंचता है, अदृश्य तरंग जो तरंगे होती है वो हैं, तो विकिरण के द्वारा पहुंच रहा है। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए समझते हैं। द्रव व गैस पदार्थ में ऊष्मा का प्रवाह सहवन के द्वारा होता है। अब एक होता है समुद्र समीर और एक होता है स्थल समीर। इसको चलिए समझते हैं। स्थल समीर, स्थल समीर, स्थल समीर में प्यारे बच्चों एक्चुअल में होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान है, रेत है रेगिस्तान, और यहाँ पर यह पास में इसके हैं जल यानी समुद्र। तो हमें पता है दिन के समय में गर्मियों में तापमान, रेत क्या होती है, जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो यहाँ पर जब गर्मियों में क्या होता है कि रेत जल्दी गर्म होती है दिन के समय में,
तो यहाँ से क्या होगी, यह गर्म हवाएं ऊपर उठेगी। जब गर्म हवाएं ऊपर उठती है तो फिर हम कहेंगे यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है। क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है। तो हाई प्रेशर हो जाने से यहाँ पर लो प्रेशर होगा। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे जाएगी। फिर यहाँ लो प्रेशर होने से समुद्र तल पे यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है, हवाएं इधर आ जाती है। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है कि हम कहें कि यहाँ पर लो प्रेशर होता है तो हवाएं नीचे की तरफ आती है। फिर यहाँ हाई प्रेशर हो गया, फिर यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर, तो हवाएं ऐसे चलती है। तो हम कहेंगे इस जो स्थल समीर होता है उसमें हवाओं का प्रवाह समुद्र से स्थल की ओर होता है, समुद्र से स्थल की ओर होता है। और यह होता है गर्मियों में। कब होता है, गर्मी के समय में होता है। और यह मानसूनी सत्र कहलाता है। इसीलिए हमने देखा होगा भारत का जब हम मैप भारत का जब हम नक्शा देखते हैं इस प्रकार से, ये काल्पनिक इमेजिन मैप है, इसका व्यक्तिगत मैप से कोई ताल्लुकात नहीं है, इमेजिनरी समझाने के लिए। यहाँ पर समुद्र है। तो गर्मियों में क्या होता है कि हवाओं का प्रवाह समुद्र से स्थल की ओर होता है। तो ये समुद्री हवाएं क्या करती है, जब हवाएं समुद्र से स्थल की ओर आती है तो अपने साथ में नमी भी लेके आती है, और यह पर्वतों से टकराकर जब इसके अवरोध आता है तो वर्षा करती है। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से होता है। चलिए एक बार पुनः समझते हैं। मान लीजिए यह कोई गर्म यानी रेत है, और यहाँ पर ये जल है यानी समुद्र है, और ये रेत है, रेगिस्तान है। गर्मियों में रेत क्या होती है, दिन के समय में यानी यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, ताप ज़्यादा होने से गर्म हवाएं ऊपर उठेगी। गर्म हवाएं ऊपर उठने से यहाँ हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। तो यहाँ पे फिर हो जाता है हाई प्रेशर यानी उच्च दाब। फिर यहाँ पे उच्च दाब होने से यहाँ निम्न दाब हो जाता है, तो हवाएं नीचे की तरफ आती है समुद्र में। तो समुद्र में आने से यहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा, फिर यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, तो हवाएं यहाँ हाई प्रेशर से इधर चलती है। तो यह होता है दिन के समय में। और दिन के समय में प्यारे बच्चों क्या होता है, हम कहेंगे स्थल समीर होता है, स्थल समीर। अब हम कहें समुद्र समीर रात्रि के समय होता है। कब होता है, रात्रि के समय, या हम कहें शीतकाल के समय में ऐसा ही होता है। शीतकाल में होता है समुद्र, यानी रात्रि के समय या शीतकाल के समय यह घटना होती है। तो चलिए हम देखते हैं एक्चुअल में क्या होता है। ये समुद्र है, यह रेत है, और यहाँ पे यह पानी है। रात्रि के समय में क्या होता है कि यह रेत तो ठंडी हो जाती है, लेकिन पानी क्या टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी रेत जितनी ज़्यादा गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है। तो लगभग ये क्या होता है कि 12 और 2 बजे के बीच में यदि देखें तो समुद्र का जल का तापमान है वो इस रेत के तापमान से ज़्यादा होता है। तो हवाएं यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठेगी। फिर क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा, यहाँ लो प्रेशर होने से हवाएं इधर जाएगी, फिर यहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा, फिर यहाँ पे लो प्रेशर होने से हवाएं नीचे आएगी, फिर यहाँ पे लो प्रेशर हो जाने से हाई प्रेशर से यहाँ पे लो प्रेशर में जाती है। तो यहाँ पर हवाओं का प्रवाह स्थल से समुद्र की ओर होता है। तो आपने देखा होगा भारत का जो ये मैप अभी मैंने बनाया था, यह हवाएं यानी यहाँ से इस प्रकार से क्या करती है, प्रवेश करती है यहाँ। यानी जो हमारे पास में जो समुद्र होते हैं, यानी शीतकालीन वर्षा जो है इस डायरेक्शन से आती है। तो समुद्र समीर में आप प्यारे बच्चों समझ गए होंगे यानी समुद्र में कहेंगे समुद्र की ओर, स्थल से समुद्र की ओर वायु का प्रवाह होता है। ये रात्रि के समय या शीतकाल में होता है। और ध्यान रखें शीतकालीन मानसून सबसे पहले तमिलनाडु के तट पर वर्षा करता है। यह भी ध्यान रखें, शीतकालीन मानसून सबसे पहले तमिलनाडु के तट पे वर्षा करता है। फिर हम कहें नेक्स्ट जो है यह है थल समीर।
थल समीर आप समझ गए हैं, समुंदर से इस तल की ओर वायु का प्रवाह होता है और यह दिन के समय होता है। दिन के समय में या गर्मियों में यह ऐसा प्रवाह होता है। विकिरण ऊष्मा के प्रवाह में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं विकिरण में यानी जब ऊष्मा का प्रवाह होता है तो उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये एग्जाम्पल हैं इनके। तो एग्जाम्पल इस प्रकार के हैं, सूर्य का प्रकाश इसका उदाहरण है। चालन में क्या होता है, धातुओं में ऊष्मा का प्रवाह अर्थात ठोस में ऊष्मा का प्रवाह चालन के द्वारा होता है। तो चलिए बताइए, संवहन में ऊष्मा का प्रवाह किन में होता है, तो हम कहेंगे इनमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो द्रव व गैस में, यानी लिक्विड और गैस में ऊष्मा का प्रवाह संवहन के द्वारा होता है। चालन में जो चालन है उसमें ऊष्मा का प्रवाह, यानी चालन है वो ऊष्मा का प्रवाह किस प्रकार से होगा, तो हम कहेंगे ठोस पदार्थ में चालन जो ऊष्मा का प्रवाह है वो चालन के रूप में होता है। और फिर हम कहें विकिरण, इसमें ऊष्मा का प्रवाह जब होता है तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो सूर्य का जो प्रकाश है या कोई हीटर जल रहा है उसके पास में हम बैठे हैं, ऊष्मा का प्रवाह विकिरण के रूप में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हैं ऊन के, जो हमें सर्दियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए। हमें सर्दियों में जो कपड़े हैं वो पहनने चाहिए, इसको जूम करके बताते हैं। गर्मियों में प्यारे बच्चों हमें हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और सर्दियों में ऊनी वस्त्र। यानी क्यों पहनने चाहिए ऊनी वस्त्र, क्योंकि जो ऊन होती है उसमें छोटी छोटी छिद्र होते हैं, उनमें वायु आ जाती है और वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, जिससे हमारे शरीर की जो ऊष्मा है उसके विकिरण का ह्रास वायुमंडल में ना हो, जिससे हमें ठंड ना लगे। तो चलिए इसको देखते हैं। ऊन के रेशों के बीच वायु फंस जाती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है जो हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश में नहीं जाने देती। ये इस प्रकार से इसको मिनिमाइज करके ये चलिए एग्जैक्ट लाइन, ऊन के रेशों के बीच वायु फंस जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है जो हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश में नहीं जाने देती। इसी प्रकार हम कह सकते हैं एक मोटी कंबल की तुलना में सर्दी में दो पतली कंबल अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि जब हम दो पतली कंबल ओढ़ लेते हैं तो इन कंबल के बीच में वायु की एक परत बन जाती है जो कुचालक का काम करती है और हमें ठंड से बचाती है। नेक्स्ट है तापमान के जो मात्रक होते हैं, वो तापमान के मात्रक एक तो फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट होता है, एक होता है केल्विन होता है और एक होता है सेल्सियस। तो इनमें क्या संबंध होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, यह संबंध इस प्रकार का है। चलिए एक बात प्यारे बच्चों ध्यान रखना, फ़ारेनहाइट के पहले डिग्री लिखा हुआ होगा, सेल्सियस के पहले डिग्री होगा, लेकिन केल्विन के पहले डिग्री नहीं लिखा हुआ होगा। यदि टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री में केल्विन तो यह कथन गलत है, यानी केल्विन के पहले डिग्री शब्द नहीं आता है। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में यह संबंध है। आपको कभी कभी एग्जाम में फ़ारेनहाइट देके सेल्सियस पूछ सकते हैं, तो यह उपयोगी सूत्र रहेगा। फिर है केल्विन और देकर यदि आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे दे और केल्विन में टेम्परेचर पूछे तो यह फॉर्मूला आपके काम में आएगा। यानी इसमें 273.15 जोड़ना है, कुल मिला के 0.15 हटा दें तो भी 273 जोड़ना है। जैसे 27 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन में मान क्या होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 273 में जब आप 27 जोड़ते हैं तो 300 डिग्री सेल्सियस आता है। एक पर्सन ये कंपटीशन में बहुत बार आता है, जब 30 डिग्री सेल्सियस 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल में मिलाने पर इनका तापमान क्या होगा, तो यहाँ पे औसत ताप आ जाता है। यानी 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री टेम्परेचर को जोड़ के उसका 2 का भाग लगा देते हैं, अर्थात राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, तो टेम्परेचर आएगा 30 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में, अर्थात हमारा आंसर 40 आता है, तो इनके बीच में होता है। एक बात और यह है कि धातु हमेशा मिश्र धातुओं की अपेक्षा विद्युत की अच्छी चालक होती है। यह भी ध्यान रखें, धातुओं की चालकता हमेशा मिश्र धातुओं की तुलना में अच्छी चालक होती है। तो तांबा की चालकता इस्पात की तुलना में अधिक होती है। और भी यदि आप वीडियो जानना चाहते हैं तो न्यू कंसेप्ट क्लासेज हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको
जनरल साइंस है वो पूरी विथ कंसेप्ट के साथ में मिलेगी, प्लस 11th व 12th की कंप्लीट केमिस्ट्री और जूलॉजी और फिजिक्स के भी मैटर मिलेंगे। केमिस्ट्री की तो स्पेशली आपको मिलेंगे क्योंकि केमिस्ट्री तो मेरा सब्जेक्ट था। अब मैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड में वरिष्ठ व्याख्याता पद पर यानी 2018 की भर्ती में 76वीं रैंक के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आपको जो सेकंड ग्रेड की केमिस्ट्री है प्यारे बच्चों, आपको कहीं भटकना नहीं है। और जीव विज्ञान है यानी हम कहीं जूलॉजी और बॉटनी, इसका तमाम मैं कोर्स आपको कराऊंगा। तो आप उम्मीद रखें न्यू कंसेप्ट क्लासेज पे। और फिजिक्स में हर साल खतरनाक पर्सन आते हैं, तो हम केवल विमाओं से संबंधित हैं। जो भी पर्सन है 5-6 पर्सन लेके आएंगे जो आप आसानी से कर दें, और उम्मीद करेंगे इनमें से केमिस्ट्री और जूलॉजी में से आपके कोई भी पर्सन है वो मुझे नहीं लगता है। आप यदि न्यू कंसेप्ट क्लासेज की वीडियो देखेंगे तो आपके कोई गलत होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। धातु हमेशा मिश्र धातुओं की अपेक्षा विद्युत की अच्छी चालक होती है, यह इनका संबंध होता है। अब देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर, यह एनसीईआरटी बेस से पूरा का पूरा आपको किताब खरीदने की ज़रूरत है नहीं और समझने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि न्यू कंसेप्ट क्लासेज आपके साथ हैं। तो यहाँ पर यदि हम चर्चा करते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर, तो देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने में किसी पूर्तिरोधी यानी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग करना चाहिए। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री से नीचे हो। सबसे पहले तो है डॉक्टरी थर्मामीटर को काम में लेने के बाद पहले और बाद में किसी पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक घोल से अच्छी तरह से धोया जाना चाहिए। और सुनिश्चित कर लें कि उपयोग से पहले पारे का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा के सीध में होना चाहिए, यानी एकदम सीध में रहना चाहिए। और थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, यानी बल्ब से जो हमारे पास में थर्मामीटर है उसको नहीं पकड़ना चाहिए। यह एग्जैक्ट तरीका है। देखिए दृष्टि तल है वो एकदम इसके सीध में होना चाहिए, जिससे हम एग्जैक्ट टेम्परेचर नोट कर लें। और थर्मामीटर का ये बल्ब इधर होता है, इसमें पारा भरा हुआ होता है, इसको इस साइड में पकड़ के ऐसे नोट किया जाता है। यह तो पढ़ने का सही तरीका। चलिए नेक्स्ट, विभिन्न प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी काम में लिए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जानकारी देने के लिए अधिकतम और न्यूनतम तापमापी का उपयोग करते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर का ध्यान रखें। मौसम की रिपोर्ट की जानकारी देने के लिए इस तापमापी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रयोगशाला तापमापी, इसकी क्या सावधानी रखें। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग डॉक्टरी थर्मामीटर के पाठ्यांक लेते समय बरतनी चाहिए। सभी सावधानी के अतिरिक्त निम्नलिखित हैं, यानी जब हमें प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय वह डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्न अतिरिक्त सावधानी भी है। तापमापी को ऊर्ध्वाधर नहीं रखना चाहिए यानी निम्न सावधानी है, तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा हुआ होना चाहिए, यानी प्रयोगशाला तापमापी है उसमें जो हमें सुरक्षा रखनी है उपयोग में लेते समय, वो डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त, यानी इसको भी क्या है, यानी किसी पूर्तिरोधी से धोना चाहिए, बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। तो और यह भी नोट कर लें कि तापमान है वो पहले -10 डिग्री से कम होना चाहिए। यानी अब हम देखते हैं क्या है। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए। डॉक्टरी ताप यानी जो प्रयोगशाला तापमापी है उसको इस प्रकार से तापमापी को रखना चाहिए, जबकि डॉक्टरी तापमापी को ऐसे रखा जाना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों को नहीं छूना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए आपने इस प्रकार से बीकर रखा है, इसमें जल है, तो जो आपका प्रयोगशाला तापमापी है वो ऐसे होना चाहिए, ये पूरी तरह से जल से घिरा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जल भरा हुआ है और ऐसे आपने रख दिया, तो यह आपका गलत है। और यदि आपका जल इस प्रकार से है और आपने इसको ऐसे लटका दिया तो यह भी क्या है, गलत प्रोसेस है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्लास 7th की बुक्स के अंदर जो आए हुए हैं इससे संबंधित। पहला प्रश्न इस प्रकार से है,
कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी उसके ताप से प्राप्त होती है। उबलते हुए पानी का ताप डॉक्टरी तापमापी से ज्ञात नहीं कर सकते, इसके लिए प्रयोगशाला तापमापी काम में लेते हैं। ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। किस में मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिग्री लिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डिग्री। तो डिग्री केल्विन में नहीं होता है, किस में होता है? सेल्सियस में। आप कहेंगे कि इसका मूल मात्रक जो तापमान का है वो तो क्या है? केल्विन है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सेल्सियस। तो प्यारे बच्चों यहाँ डिग्री शब्द है, केल्विन के पहले डिग्री नहीं आता है, डिग्री आता है सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में आता है, यह ध्यान रखें। नेक्स्ट है, किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा का रूपांतरण के प्रक्रम को, किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा के रूपांतरण के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? किसी माध्यम के द्वारा हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेवन या चालन कहते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। इसमें बिना किसी माध्यम के, देखिए यहाँ पे यह है, बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का रूपांतरण का प्रक्रम विकिरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकिरण। और एक है स्टील की एक चम्मच स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का रूपांतरण, तो मैंने पहले ही कहा है कि चम्मच जो होती है, चम्मच या चमचा, वो ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है। ठोस में ऊष्मा का प्रवाह चालन द्वारा होगा। तो यहाँ पे है स्टील की एक चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का रूपांतरण चालन द्वारा करेगी। नेक्स्ट है, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। बिल्कुल सही है, इसीलिए यही सलाह दी जाती है गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया है तो शीरा, यानी इसका मतलब है लकड़ी ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है, विद्युत रोधी होती है, तो उसका शीरा क्या होगा प्यारे बच्चों? ठंडा नहीं होगा, यानी ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। नेक्स्ट है, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्राय तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण क्या है? यानी इसका कारण यही है, स्टेनलेस इस्पात की जो कढ़ाई होती है उसके नीचे तांबे की तली लगाई जाती है, पेंदा लगाया जाता है, इसका कारण यही है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। और यह भी ध्यान रखें कि ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक होती है, यानी चांदी। कौन होती है? चांदी है ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक होती है, चांदी होती है। और चांदी का प्रतीक Ag होता है, और Ag प्रतीक हैं वो हैं चांदी को, प्रतीक Ag है। चांदी को लैटिन भाषा में अर्जेंटम कहते हैं, इसलिए इसका प्रतीक Ag होता है। और भी हम जनरल साइंस की वीडियो लेके आते रहेंगे, तो देखते रहें न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेस चैनल को, आगे भी शेयर और सब्सक्राइब करें। और पूरा का पूरा NCERT बेस है जो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। धन्यवाद।